नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर है। आज हम पेपर 2 का सेकंड पार्ट लाए हैं, जिसको खंड बा कहते हैं, जिसमें आपकी इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न आते हैं और कुछ सामाजिक जो है मुद्दों के प्रश्न आते हैं, जैसे दिव्यांग जनों से रिलेटेड मुद्दे, वृद्ध जनों से रिलेटेड मुद्दे। पूरा सिलेबस आपने देखा हुआ है और हम सब डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम हुआ है। तो वो सब प्रश्न जो है 3 मार्कर हम कवर कर रहे हैं, उसको लेकर हम आएंगे। लगातार हमारे वीडियो चल रहे हैं, सीरीज आ रही है। जो मेंस आपका 2021 के पेपर हुए उनको सबको हम सॉल्व करेंगे 3 मार्कर, फिर धीरे धीरे और करेंगे। जैसा आप लोग हमको रिस्पांस देंगे, प्रोत्साहन देंगे, उस हिसाब से जो है लगातार वीडियोस हम लोग आपके बीच में लाते रहेंगे। देखिए, इसमें मैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करूंगा, आंसर राइटिंग उसकी बताऊंगा कैसे क्या लिखा जाता है, किसमें कितना, और सभी क्वेश्चंस को मैक्सिमम कवर करेंगे और फिर बाद में 5 नंबर पर भी डिस्कशन किया जाएगा। और ये सब आपके मेंस 2022 में काम आने वाला है और 2023 के प्रीलिम्स जो फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में होगा उसमें भी ये काम आएगा। ये सब फैक्ट काम आते हैं, ये सब चीजें काम आती हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जब आप तैयारी करेंगे तब आपका प्रीलिम्स और मेंस होगा। 80 मार्क्स तक कट ऑफ जा रहा है, तो याद रख लीजिए ये साधारण तैयारी में नहीं होगा कि 30 दिन में हम तैयार करा देंगे, ये बुक पढ़ लो एमपी की, ये वो सब सिस्टम खत्म हो गया। इस बार का जो मेंस का पेपर है वो हल्का सा यूपीएससी टच को ले गया है। मैं ये कहता नहीं कि यूपीएससी लेवल का है, यूपीएससी लेवल नहीं के बराबर है, बट यूपीएससी का टच आया है। सीधे सीधे प्रश्न न पूछ के एनालिटिक प्रश्न आए हैं, तो आप समझ जाइए कि धीरे धीरे स्तर मेंस का भी बढ़ेगा, तो तैयारी भी अपना स्तर बढ़ा लीजिए। चलिए, अब हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। एक एक 3 मार्कर के प्रश्न को हम अटेंड करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम इसमें देखें। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ है, राजकोषीय नीति के उपकरण लिखिए। राजकोषीय नीति के उपकरण इन्होंने पूछे हैं। यदि आपको थोड़ा सा इसमें मान लीजिए अपठनीय आ रहा हो, रीडेबल नहीं हो, तो पिक्सल बढ़ा लीजिए। 480 में वीडियो में आपको दिख जाएगा। और प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल कुशाग्रह यूपीएससी एमपीपीएससी नाम से है, उस पर पूरा पेपर पड़ा हुआ, वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ मेन हमको जो है आंसर पर ध्यान देना है। तो कई बार आप लोग क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना लेते हैं, और ये नुकसान आपको ही करेगा, क्योंकि देखिए कुछ एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि नदी जो है पहाड़ काट के समुद्र में मिल जाती है। तो नदी के अंदर इतनी पावर नहीं है पानी के अंदर को पहाड़ काट दे। वो पहाड़ कैसे काटती है? अपनी परसिस्टेंट से, लगातार मेहनत से। तो मेहनत आपको करना पड़ेगी, तो सब कुछ हो जाएगा। मोबाइल में जो है आप जूमिंग टेक्नोलॉजी होती है, उससे जूम करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं, उसकी स्पीड स्लो करके, यदि आपको सुनने में, तो बहुत टेक्नोलॉजी है, आप यूज करेंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। बाकी आपको उसमें ये ढूंढना है कि नहीं ये बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है, तो फिर इंस्टाग्राम की रील बहुत बेहतर है, वो देखिए आप, उससे मजा आता है ना। तो फिर आप गलत जोन में और गलत जगह पर है, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं तैयारियों में। देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ है, राजकोषीय नीति के उपकरण लिखना है। राजकोषीय नीति मतलब होता है फिस्कल पॉलिसी। भारत की राजकोषीय जो नीति है ये बजट से रिलेटेड होती है, आप जानते हैं इसमें बजट भी आता है। और हमारी राजकोषीय नीति किस पर बेस होती है? इनकम पर होती है। तो आपको पता है कि इनकम हमारे जो सोर्स हैं वो कम है और खर्चे हमारे क्या हैं? ज्यादा है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, एशियन बैंक से उधार लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नीति आती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत उपकरण आते हैं। उधार लेना, फिर टैक्स लगाना। इनकम कहाँ से होगी? सरकार को। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इन्वेस्टमेंट सरकार विदेशों में करती है, दूसरे देशों में करती है, ठीक है। दूसरे देश के लोग यहाँ एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट आप कहते हैं, विनिवेश, उसका भी प्रश्न का आया था। तो यहाँ का उत्तर क्या बनेगा? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या बनेगा, क्योंकि समझाने अभी बैठेंगे तो यहाँ बहुत कुछ समझा दिया जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इकोनॉमी को लोग हल्के में लेते, कह रहे इकोनॉमी क्या पढ़ना है, 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, प्रीलिम्स में वो टिक कर देंगे। ये सब बातें खत्म हो गई। 80 नंबर कट ऑफ आया है प्री में, ये सब बातें खत्म हो गई। मेंस में तो वैसे ही खत्म थी, आप स्कोर ही नहीं कर सकते हैं।
आप यदि 200 स्कोर नहीं कर रहा सेकंड पेपर में तो खेल वैसे ही खत्म हो गया आपका। और खंड पर 150 का है तो 3 मार्कर नहीं आधे बने, फिर 5 नंबर आधे नहीं बने, इकोनॉमी छोड़ दो आप। तो छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, छोड़ने का तो सिस्टम अब खत्म हो गया, वो जमाना गया, वो जमाना गया। अब जो जमाना है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या 3 मार्कर में लिखते थे, सीधा सीधा उसने उपकरण पूछे हैं, कुछ नहीं करना था, आपको पॉइंट बनाने थे, उपकरण लिख देना। सबसे पहले आपको लिख देनी थी क्या, बजट नीति। पहला पॉइंट आपको लिख देना था बजट नीति। अब हमने बताया था ऋण लेना पड़ता है क्योंकि हमारा घाटे का बजट होता है, तो सार्वजनिक ऋण नीति, सार्वजनिक ऋण नीति। क्लियर। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा, 3 मार्कर है ना आपका, तो तीसरा पॉइंट में जैसे सार्वजनिक ऋण नीति हमने लिख दिया तो सार्वजनिक व्यय नीति, खर्चे की नीति, पब्लिक का होता है इसलिए सार्वजनिक लिखना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यय नीति, ये 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे। और भी आ सकते थे, जैसे मैंने बोला निवेश, विनिवेश आ सकता था, ठीक है, घाटे की नीति, तमाम इसमें चीजें आ सकती थी, कर नीति आ सकती थी, टैक्सेशन, ठीक है। 3 पॉइंट लिखने थे आपको, विनिवेश और निवेश की नीति, बस आपको 3 कोई भी उपकरण लिख देने थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताने का काम किया है, ठीक है। मुझे लगता है आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भारत में किन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें विदेशी कंपनियां के सीधा यहां इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, तो वो चीजें जो प्रतिबंधित है, मैं आपको यहां पर उसको राइट डाउन कर देता हूं। इसके भी सीधे सीधे वो उपकरण लिख दो कि कौन कौन से जो चीजें इसमें जो है प्रतिबंधित है। देखिए विदेशी लोगों को जुआ, सट्टा, कसिनो आदि खोलने की नहीं है, तो आप सीधा कहते हैं लॉटरी, लॉटरी हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसमें आपका हो सकता है अणु ऊर्जा, ठीक है, अणु ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वो। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं रेलवे में, भाई रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, निजीकरण हो सकता है, पर रेलवे में एफडीआई नहीं आ सकती है, ठीक है। चौथे पॉइंट में यदि आप लिख सकते थे तो नशे से संबंधित चीजें, नशे से संबंधित चीजें जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार लिख सकते हैं आप, टोबैको, तंबाकू। भाई नशे में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो फिर क्या, मेन एक्साइज से गवर्नमेंट कमाती है, बहुत ज्यादा टैक्स लेती है नशे की चीजों पे, फिर भी लोग करते हैं। रेलवे को नहीं कर सकती है, अणु ऊर्जा को नहीं कर सकती, लॉटरी को नहीं कर सकती, और भी ऐसे बहुत सारे चीज हैं, जैसे रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी नहीं कर सकती है, पूरे रियल एस्टेट में नहीं, रियल एस्टेट के कुछ ऐसे भाग है जिसमें नहीं कर सकती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पर एफडीआई लागू आपका नहीं है, एफडीआई जिन क्षेत्रों में लागू नहीं है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रश्न को समझिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हो सकता है। कहां कहां हो सकता है यही प्रश्न आ सकता था, तो उसका आप ध्यान रखती है ना। चलिए अब उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम 3 मार्कर को देख रहे हैं, क्या पॉइंट आप लिख के अपने आंसर को अच्छा बना सकते थे। तीसरा प्रश्न आया है, आसियान की स्थापना कब हुई तथा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन थे। देखिए इन्हें 3 चीजें पूछ ली हैं, तो इनने कट टू कट पूछा है, तो कट टू कट आप इसका आंसर दे दो। मुझे लगता है थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है, अब शायद दिख रहा होगा प्रश्न, ठीक है। तो इसका कट टू कट आंसर दे दो, कट टू कट पूछा है इन्होंने, कट टू कट इसका आंसर दे दो। क्या आंसर है इसका, आसियान की स्थापना कब हुई, लिख दो 8 अगस्त 1967। देखिए कुछ चीजों को याद करने का एक तरीका होता है। अब सर आप बोलेंगे सर भूल जाते हैं, याद कैसे रहे ये डेट। देखिए 6 अगस्त और 8 अगस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपको पता ही है कि परमाणु बम गिराए गए थे जापान पे। तो 8 अगस्त को और क्या हुआ, तो 8 अगस्त को एक और चीज हुई आपके, वो हुई 1967 में आसियान की स्थापना। अब प्रश्न आ गया कि सर वर्ष कैसे याद रहता। देखिए आपको पता हो
1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ। तो भारत समझ गया था कि हमारे एक पड़ोसी चाइना से नहीं बन रहे, एक पड़ोसी पाकिस्तान से नहीं बन रहे। अमेरिका अलग से इंटरफेयर कर गया था। रशिया हमारा मित्र था लेकिन बहुत दूर था, तो एशिया के अन्य देशों से हमको दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो उस दिशा में इंडिया ने प्रयास किया। उस दिशा में जब इंडिया ने प्रयास किया तो इंडिया का हमेशा पूर्व की ओर देखो की योजना रही शुरू में। अब फिर बाद में उसको और आगे बढ़ाते गए तो एक आसियान की स्थापना की गई। उसमें ये म्यांमार, ये जो इधर से लगे देश हैं आपके, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जो आपके कहलाते हैं ना एशियाई देश कहलाते हैं, पूर्व के, भारत की दृष्टि से पूर्व ये एशियाई देश कहलाते हैं। तो इनसे हमको मित्रता बढ़ानी थी। तो इस दिशा में एक बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ, उसमें हुई। तो एक पॉइंट तो सीधा बन जाएगा। दूसरा ने पूछा स्थापना के समय इसके सदस्य देश कौन कौन से थे, बस उनके वो देश लिख दो एक एक करके। कौन कौन देश थे, जैसे मैंने बोला कि उस तरफ एक प्रोमिनेंट देश, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो क्या है, इंडोनेशिया। आपको पता है इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, बट वहां पर गणेश जी की पूजा या हिंदू रीति रिवाज मानते, हमसे पहले हमने इंडोनेशिया से दोस्ती की। दूसरा मलेशिया। तीसरा जो हमने रखा वो रखा सिंगापुर, वहीं मलेशिया से नीचे लगा हुआ है, आप मैप में देखेंगे आपने, ठीक है, मैंने शायद गलत लिख दिया, सिंगापुर, ठीक है। चौथा कौन सा देश है, थाईलैंड, वहीं सिंगापुर के पास थाईलैंड। और पांचवा आपका देश कौन है, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपाइंस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो आप फिलीपाइंस लिख सकते हैं, फिलीपींस लिख सकते हैं, एक ही है। तो 5 सदस्य देश थे। इसको याद करने का आप जो है कोई ट्रिक बना लो, जैसे I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, S फॉर सिंगापुर, T फॉर थाईलैंड और P फॉर फिलीपींस। IMSTP, ठीक है, क्या बन जाए इसका, IMSTP, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक आप एक ट्रिक क्रिएट कर सकते हो जो आपको याद रह जाए कि इधर से जो है हम बना लेंगे, ठीक है। IMSTP मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये 5 देश आपको याद रखना है। बैंकॉक घोषणा पत्र में ये एक बनाया गया था कि एक आसियान की स्थापना करना है, और फिर बहुत कुछ है आसियान के बारे में, है ना, तो वो सब नहीं जाते हैं हम लोग, प्रश्न पे देखते हैं कि प्रश्न में 3 मार्कर कैसे आपको लिखना था। तो उसने स्थापना कब हुई और स्थापना के समय की बात कर रहा हूं। अब तो एशिया में बहुत सारे देश हैं, स्थापना के समय कौन कौन से देश थे, तो इस तरीके से आप इसको बना के आगे निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग संवर्धन नीति 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताइए। उद्योग संवर्धन नीति बाकायदा आई थी, उसकी पूरी की पूरी मध्य प्रदेश शासन ने उसकी पूरी डिटेलिंग दी थी, वेबसाइट पर पड़ी हुई है, आप देखेंगे, पढ़ते आप ये सब चीजें पढ़ने पड़ती हैं, क्योंकि पता है आपको मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर में ज्यादा संपन्न है, लेकिन उद्योग के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। तो क्या काम किया, क्या उसकी परिभाषा बनती, उसको जरा हम देखेंगे। वो यहाँ आ नहीं पाएगा, उसके लिए हम एक थोड़ा सा अलग पेज एक लेंगे, देखते हैं जरा। उसके लिए एक प्लेन पेज है, मैं ले लेता हूँ, उसके पॉइंट्स कैसे बनेंगे जरा देखते हैं। प्रश्न था कि उद्योग संवर्धन 2021 के प्रमुख उद्देश्य क्या है और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बताना है आपको, ठीक है। सीधा सीधा आपको पॉइंट में लिखना था। क्या है संवर्धन, समग्र औद्योगिक विकास, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हुई, इसमें आपको लिख देना था समग्र औद्योगिक विकास और MSME, ठीक है, MSE प्रतिस्पर्धा, MS मतलब लघु और छोटे उद्योग होते हैं, इसका मैंने यहां लिख दिया है MSME प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना,
क्लियर हुआ? ठीक है। जो MSME मैंने जहां पर जो इंग्लिश में लिखा है ना, आपको इसको हिंदी में लिखना है वहां, ये आप विशेष ध्यान दीजिए, हिंदी में लिखना, ब्रैकेट में फिर आप MSME लिख सकते हैं। ठीक है। समग्र औद्योगिक विकास और प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है। दूसरा आपका जो है ये इसका आपका एक मेन उद्देश्य था। अब इसमें हम आगे बढ़ें तो इसमें उसने पूछा कि प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य तो एक पॉइंट और हम जोड़ देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कभी भी कोई औद्योगिक विकास नहीं हो सकता। कोई भी प्रदेश हो, I इक्वली टू I। I मीन्स क्या? इनकम, और उस इनकम से इन्वेस्टमेंट हो किस पे? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तब आपको इनकम होगी, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो I इक्वल टू का एक फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला पे हम काम करेंगे, उसी पे काम होता है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है। जरा देख लेते हैं, पेन चेंज कर देता हूं। हम लिख देंगे आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना। आधारभूत संरचना को सक्षम बनाना। कुछ लोग तो प्रश्न देख के डर गए होंगे, क्या लिखें। देखिए, ऐसे प्रश्नों में एक बेसिक जानकारी हो ना तो काम चल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए संवर्धन में, ये आप तो वैसे ही लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर। तीसरे पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते थे एक अनुकूल वातावरण का होना। यदि जहां पर वातावरण अनुकूल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो वहां पर दिक्कत आती है। ठीक है, तो एक चीज आप वहां पर ये भी लिख सकते थे कि अनुकूल वातावरण का होना। ठीक है, मैं कहां लिख रहा था? यहां। तो अब हम आते हैं अनुकूल वातावरण का होना। थर्ड पॉइंट हम लिख देंगे, आप लोग लिखते चाहिए, अनुकूल वातावरण का होना। मैं आपको 3 मार्कर बता रहा हूं कैसे लिखें। पहले के वीडियो में हमने आपको लिखित दिया था कि मैंने एक आपको लिखे लिखाए दिए थे। उसमें क्या हो रहा था कि आप लोगों ने कहा कि थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, ऐसे हुई कि लिखे लिखाए हैं, तो थोड़ा आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अब मैंने कहा कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लाता हूं, तो इस फॉर्म में आप लोग समझ जाएंगे। अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। अनुकूल वातावरण का निर्माण करना और MSME के लिए समावेशी विकास, इंटीग्रेटेड समावेशी विकास को बढ़ावा। अभी विकास लिखना था, मैं अब लिख देता हूं, समझे। समावेशी विकास को बढ़ावा। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट लिख सकते थे। और यदि आपको लग रहा था कि वो जगह खत्म हो रही तो 2 पॉइंट लिख के भी चले जाते, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था औद्योगिक संवर्धन 2021 से प्रमुख उद्देश्य क्या। तो पहला वाला पॉइंट भी सफिशिएंट हो जाता, 3 लाइन में दिया जाता आधारभूत संरचना, आप सिर्फ लिख देते आधारभूत संरचना, दूसरा लिख देते अनुकूल वातावरण। ऐसा भी कर सकते थे, पहला पॉइंट बड़ा, फिर आधारभूत संरचना कॉमा अनुकूल वातावरण, बात खत्म। ऐसे भी चल जाता है, ये तरीका होता है लिखने का। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यदि कम स्पेस हो रहा है तो पॉइंट ऐसे कवर हो जाते हैं। ज्यादा जरूरत नहीं थी कि सक्षम करना है, अनुकूल वातावरण देना है, लिख दो बस, हो गया अनुकूल वातावरण। ठीक है, आधारभूत संरचना, समावेशी विकास, दैट्स इट।
ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने बताया कि यदि कुछ क्वेश्चन 3 मार्कर में ऐसे आते हैं जिसमें आप ज्यादा लिख सकते हैं, कुछ ऐसे जिसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। 1.5 प्रश्न आया है कि ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश में कहां है, इसकी स्थापना और किसके सहयोग से हुई है। देखो फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब आप इसमें वही लिख दीजिए कि देखो ग्लोबल स्किल पार्क आपको पता भोपाल में है। सबसे पहले तो आपको लिख देना चाहिए ये भोपाल में है। किसकी सहायता से बना, तो सिंगापुर की सहायता से बना। ठीक है, स्थित पूछा भोपाल में है, किसकी सहायता से बना, तो सिंगापुर में बना। और इसकी स्थापना कब पूछी है, तो कब में आप डेट लिख देंगे 3 जुलाई 2017। ठीक है, 3 पॉइंट, स्थापना भोपाल, सिंगापुर की सहायता से, स्थापना 3 जुलाई 2017। डेट याद नहीं है 2017 से भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सन 2022-21 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में कितनी इकाइयों का पंजीयन हुआ तथा कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला। ये प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, जरा देखते हैं। ये प्रश्न शायद छूट गया है, इसको हमने अपने में कवर किया है, लेकिन शायद उसका डेटा हमारे पास हमने इसको राइट डाउन नहीं किया है। 1.6 का है। प्रश्न क्या है, ये मिसिंग है यहां से, ये मिसिंग है यहां से, इसको हम बाद में करेंगे। ये भी वही है, उसी जो आपकी पीडीएफ थी उद्योग संवर्धन में, उसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में कितने इकाइयों का पंजीयन हुआ है और कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है। तो इसका डेटा, ये डेटाबेस क्वेश्चन था। ठीक है, ये डेटाबेस क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो डेटा है जो मैंने राइट डाउन किया था वो डेटा अभी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसको जो है हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे 15 सेकंड का, उसमें इसका हम आपको डेटा और बता देंगे। ये डेटाबेस क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनकी थोड़ा सा भूल भाल जाते हैं, लेकिन डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी याद आपको रखना पड़ेगा। इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको डालूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 1.7, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। फैक्ट का क्वेश्चन है, जो पूछा है वो लिख दो। कब हुआ है, 2001 2002 में सर्व शिक्षा प्रारंभ हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। बस बात खत्म। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अब उसमें और कुछ नहीं लिखना है कि 86वें संशोधन के तहत आया, कुछ नहीं, जो प्रश्न है उसका आंसर लिखना। 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपके 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। चलिए
1.9 प्रश्न पर आते हैं हम, इसको जरा देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। 1.9 में पूछा है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार बाल श्रम क्या है। यहां बाल श्रम की आपसे डेफिनेशन पूछी गई है। प्रोहिबिशन और विनियमन पूछा गया है, रेगुलेशन पूछा गया है। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अनुसार, 86 के अनुसार क्या डेफिनेशन बनेगी, तो एक ही डेफिनेशन है, इसको लिख देना है कि 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यावसायिक, ठीक है, किसी भी व्यावसायिक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में निषेध करता है। आप ऐसा लिख सकते हैं, बट करता है, करती है, ये सब 3 मार्कर में जरूरत नहीं होता। निषेध तक में भी आपका सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। ये 3 मार्कर में इतना हम नहीं जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था 86 में, यही परिभाषा दी गई थी कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, नहीं लगाया जाएगा। ये इसकी परिभाषा थी। और देखिए, आप चाहते तो यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यही बात अनुच्छेद 24 में भी कही है, संविधान के आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट में भी ये बात है, ठीक है। तो ये आप साइड में लिख सकते थे, बट 86 के अनुसार उसने पूछा। अगला प्रश्न है, जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं। जन्म से पूर्व कौन से संस्कार मनाए जाते हैं। बच्चा जब गर्भावस्था में है, गर्भ में है, तब कौन कौन से संस्कार बच्चे को मनाए जाते हैं। देखिए, पहला तो गर्भाधान होता है, बिल्कुल ही क्लियर है, ये तो आप लोगों को एकदम सीधे बनना चाहिए, 16 संस्कार याद होना चाहिए। पहला गर्भाधान, दूसरा आप लोगों ने सुना होगा पुंसवन, और तीसरा है सीमांतो नयन, ठीक है। सब में पीछे आप संस्कार चाहेंगे तो लिख देंगे, तो थोड़ा अच्छा आपका प्रश्न बन जाएगा। ये 7वें 8वें महीने पे होता है, जिसको आप सामान्यतः गोद भराई कहते हैं, है ना। ये 3 से 4 महीने में होता है, ठीक है। गर्भधान तो गर्भधान करने के पहले ही गर्भधान संस्कार होता है, तो वो तो ठीक है। 16 संस्कार आप याद रख ले। यदि 5 नंबर में आता था ना, तो इसको सबकी आपको डिटेलिंग भी देनी पड़ती। 3 मार्कर में डिटेलिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब एक प्रश्न था 110 हो गया जी, 110 हो गया। अब प्रश्न हमारा बचा है 1.11, 11वां नंबर का प्रश्न बचा हुआ है। पुरुषार्थों के नाम लिखिए, तो सीधा सीधा है, धर्म, ठीक है, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। सही क्रम में आश्रमों के नाम लिख दो आप, उसमें क्या दिक्कत है। आश्रम में तो पूछे, सबसे पहला क्या होता है, ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या होगा, गृहस्थ, 25 से 50, ठीक है। आप लिख सकते थे 0 से 25 वर्ष, 25 से 50, ठीक है। उस तरफ जा तो नहीं रहा, साइड में कहीं छिपते नहीं रहा, ठीक है। तीसरा कौन सा है, वानप्रस्थ, ठीक है। वानप्रस्थ कितना हो जाएगा, 50 से 75, और लास्ट होता है सन्यास। अब इस संसार से सन्यास ले लो, किसी से कोई मतलब नहीं,
वो 75 से 100 का है। बस ऐसे 4 आश्रम लिख देते, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। चलिए 1.13 में क्या पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य क्या है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इसने उसका आपके उद्देश्य पूछा है, जरा देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो विषम परिस्थितियों में, मैं इसका आपको लिख के बता देता हूं डेफिनेशन, विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग, अभिवंचित वर्ग, वर्ग की बालिकाओं, की बालिकाओं की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय, ठीक है, के लिए आवासीय विद्यालय, हॉस्टल टाइप, नवोदय विद्यालय जैसे आपने सुने, उसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी के नाम पर जो विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग हैं, उनकी बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई। शुरू में इसमें सिर्फ जो है प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध थी, अब जो है इसमें 12वीं तक कर दिया है, ठीक है। 12वीं तक की शिक्षा जो है यहाँ पर लड़कियों को दी जाती है, और ये योजना जो है आपके 2006-7 में आई है, 2006-7 में आपके योजना आई है। स्थापना इसकी जो है 2004 में हुई थी, और इसका एक सिस्टम है 75% SC/ST वर्ग के और 25% गरीबी रेखा वाले लोगों को लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, चाहे तो मैं लिख देता हूँ 25% गरीबी रेखा वाले और 75% SC/ST कम्युनिटी के बालिकाएं रहती हैं, ठीक है। 2006 और 7 में योजना का आपका क्या होता है, प्रारंभ होता है, जो आप इस तरीके से लिख दे सकते, ठीक है। पूरा इसका विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है 12वीं क्लास तक अब, और 25% गरीबी रेखा वाले बच्चे और 75% SC/ST कम्युनिटी से 2006-7 में प्रारंभ हुई थी। तो आप इसमें से कोई पॉइंट भूल भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मेन पॉइंट आपको याद रहता कि आवासीय स्कूल है वंचित वर्ग के लिए, तो आपका उत्तर सही माना जाता। इसमें 14वां प्रश्न था, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख जनजाति तथा उनकी उपजातियों की इसने बात की है। तो पश्चिम क्षेत्र में आपको पता है कि सबसे फेमस जाति आपकी रहती है भील, ठीक है। तो भील की उपजातियां आप लिख देंगे, पटलिया बहुत फेमस उपजाति है इसकी, दूसरी भिलाला, ठीक है, भिलाला इसकी उपजाति है, एक बरेला, ये भी भीलों की उपजाति है। भील के अलावा वहां पश्चिम में और कोई जाति पाती नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत जो है आप चाहें तो कोरकू जाति भी खंडवा तरफ पाई जाती है, तो कोरकू आप लिख सकते हैं। सहरिया तो आपके उत्तर पश्चिम में पाई जाती है, तो लिखने का कोई मेरा मतलब औचित्य नहीं है। मेरे हिसाब से भील और कोरकू में आपका आंसर सफिशिएंट हो जाता है। लास्ट प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। तो
शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम मानव संसाधन मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय, कट टू कट आंसर खत्म, जो प्रश्न पूछा उसका आंसर खत्म। बस ये हमने आपके 3 मार्कर यहां पर कंप्लीट किए हैं। खंड बा के पेपर उसके, इसमें एक प्रश्न रह गया था फैक्ट का डेटाबेस, उसको हम शॉर्ट में कवर कर लेंगे। अगला वीडियो जो है हम साइंस के 3 मार्कर कवर करेंगे, और साइंस में आपको पता होंगे कि 33 मार्कर आए, जिसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं छोटे छोटे से, उनको भी हम कवर करेंगे। और पूरे जो हैं एक 3 मार्कर साइंस के भी लाएंगे, धीरे धीरे हम इथिक्स के भी लाएंगे। आप जुड़े रहिए, आपकी पूरी तैयारी 2022 की मेंस कि हम आपके साथ चलते चलेंगे, आप अपने स्तर पे करते चलेंगे, मेरा भी आपको इनपुट रहेगा, ठीक है। और साथ में जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को मैंने बोला था कि जिनके 65 नंबर हैं प्रीलिम्स में, 66 हैं, 68 हैं, 70 हैं, इस रेंज के बच्चों को मैंने बोला था आप सिलेक्ट हो सकते हो, आप में काबिलियत है, आपके अंदर कैलिबर है। जो उससे नीचे थे उनको हमने कहा कि अभी थोड़ा बेसिक की मेहनत करना, आपको बेसिक लेवल से करना है। इस लेवल पे जो बच्चे हैं उनको डिफरेंस कितना है, उनका लगभग आप डिफरेंस देखें तो 80 मार्क्स का डिफरेंस है, सॉरी 15 मार्क्स का डिफरेंस है 80 की कट ऑफ की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम कोशिश करेंगे कि आप अभी से हमारे साथ प्रीलिम्स की तैयारी में जुड़े, ये सब प्रीलिम्स की तैयारी में आपके काम आएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजीज वीडियोस हम बनाते रहेंगे, तो उस पर भी डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। अगला वीडियो हम साइंस के साथ आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि चैनल और ग्रो हो, इंप्रूव हो, और ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, आपको सहायता कर सकें।